हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे थे अम्लसार और लवण की। तो आज हम स्टडी करते हैं। कल हमने स्टडी की थी अम्ल की। तो देख, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ बतानी थी। जैसे था फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे मुख्यतः किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों में, मधुमक्खियों में, बिच्छू में, और इसमें एक और है मकड़ी। इनमें क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। और फार्मिक, जैसे आपने देखा होगा, लाल चींटियों का अपन भोजन में या किसी टाइप से जैसे खाने में आ जाती है तो शरीर में क्या है? पुंसियां उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में फार्मिक एसिड का जो है पाचन नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा भी प्राणी है जो क्या कर सकता है? मतलब लाल चींटियों को खाता ही है पूरी तरह से भोजन के रूप में। तो उसमें जो जीव रहती है उसको कहीं भी, जैसे जो लाल चींटियों का जो स्थान होता है वहां पर वो जीव को लंबी करता है और एक साथ फिर उनको खींच लेता है। तो जीव के जो श्लेष्मा रहता है उसमें चिपक जाता है। तो ऐसा ऐसा जो प्राणी है वह है एकिडना एवं प्लेटिपस। तो ये एकिडना और प्लेटिपस, ये एक प्रकार से जो है ये स्तनधारी प्राणी है। और एक तरह से जो है ना अंडे भी देता है, मतलब स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है। तो एक प्रकार से ये योजक कड़ी है। ये रेप्टेलिया और मेमेलिया के बीच योजक कड़ी है, एकिडना और प्लेटिपस। इसमें स्तन ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती है। इसमें जो शिशु होते हैं वह सामान्यतः जैसे जो स्तन ग्रंथियों के चूचक पाए जाते हैं, निपल्स, उनसे ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। तो सामान्य इसको कहते हैं जैसे चाट करके। तो इस सामान्यतः जो दूध श्रवण किया जाता है, जो अवशोषित किया जाता है, वो चाट करके अवशोषित करते हैं। तो इस प्राणी में ऐसी क्षमता होती है कि फार्मिक एसिड का पाचन कर लेता है। कई बार ऐसे देखते हैं उदाहरण, जैसे ये होता है किंग कोबरा यानी काला सांप। तो ये सभी जंतुओं पर प्रभावित, यहाँ तक मनुष्य, दूसरे जीव जंतु अगर उनको काट लेता है तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपने जैसे कि नेवला देखा होगा, नेवला इसका प्रबल शत्रु होता है। और जब दोनों में संघर्ष होता है तो ये निश्चित है कि सांप उसको भी काटता है, नेवले को, लेकिन नेवले की मृत्यु क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है कि नेवले के शरीर में ऐसे प्रतिरक्षी पदार्थ है जो सांप के विष के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। अन्यथा काटेगा तो उसको भी हो, और वो ही काट लेता है कई बार। तो वो थोड़ी देर में, चाहे वो अचेत की अवस्था में जाता है, उससे पहले ही वापस फिर ठीक होकर के उसके सामने मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। तो कुछ पदार्थों के प्रति, कुछ जीवों के प्रति, पदार्थों जो होते हैं ना उनके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी नेवला और जो सांप है उसमें यही होती है। तो नेवला सांप को मारता है निश्चित है। वो बात अलग है, जैसे कभी कभी मौका देकर भग जाए या बिल में छुप जाए तो वहाँ नेवले का जो दावनी बैठता तो उसके फलस्वरूप वो बच जाता है। अन्यथा नेवला सबको मारता है। तो यहाँ आपने चल रही थी जहर की बात, तो उसके शरीर में से पदार्थ होते हैं। एक और देखा होगा, गौर से देखना आप, कभी कभी भी छिपकली या जो दूसरे जीव हैं मकड़ी को नहीं खाएंगे। अगर गलत फल फले तो जैसे प्रजाति विशेषताएं रहती है इनमें, इनमें प्रजाति विशेषता रहती। पूरी प्रजाति किसी भी जीव जो जीव रहता है उसके प्रति सावधान होते हैं। मकड़ी को सामान्यतः नहीं खाते, लेकिन छोटे बच्चे उन्हें अगर कोई छिपकली खा भी ले तो मकड़ी को वापस बाहर निकाल देगी। कारण प्रबल रूप से फार्मिक एसिड रहता है। तो उसके कारण जो है ना वो क्या है, पचा नहीं पाती और मुंह में क्या जलन उत्पन्न होती है, इसलिए तुरंत उसको निकाल देती है। तो ऐसे कहीं उसी प्रकार से जो होती है ये, मतलब छिपकलियाँ या दूसरे जीव जंतु, ये जो होती है मधुमक्खियाँ, उनको भी निकाल सकती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो जलन उत्पन्न करते मुंह में, अगर खा भी लिया तो उसको बाहर निकालेंगे वो। जैसे आप देख लो, मक्खी है, मक्खी चाहे सब्जी में भोजन के साथ में अगर चल गई, जीवित मक्खी की बात है, मतलब मरी हुई थोड़ी अचेत अवस्था में वो बात लगे, फ्राई हो जाए, अगर तेल में सब्जी में मिल जाए, फ्राई हो जाए, तो उसका जो होता है ना विषैलापन वो समाप्त हो जाता है। लेकिन या तो अध पकी या कोई मरी हुई मक्खी जो पकी नहीं हो, अगर हमारे भोजन के साथ चल जाती है तो उल्टी निश्चित रूप से होती है। और खाने में तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे चींटा चल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, फ्राई हो जाता है। कई व्यक्ति तो चींटों को खाते हैं। ये इसमें आती है, मतलब कसारे आती है, अभी आपने देखा होगा इसके दिनों में, मतलब बरसात के दिनों में, तो बहुत सी बार सब्जी में गिर जाती है, कहीं होटलों में गिर जाती है। यहाँ तक नहीं मानो कि जैसे ये बनाते हैं ना, चाट बनाते हैं,
तो उनके मतलब गिर जाती है तो उसको खा जाते हैं उसके साथ, क्योंकि उसमें सॉस डालते हैं, इतने मसाले डालते हैं, अगर वो फ्राई हो गई तो उसके साथ ही खा जाते हैं। तो इनमें कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होता है। लेकिन अगर एक दो लाल चींटी भी अगर चल गई शरीर में और अगर मान लो मक्खियां चल गई तो वो इफेक्ट दिखाती है। इस प्रकार से हम स्टडी कर रहे थे। तो आगे हम आज स्टडी कर रहे हैं प्रमुख क्षार। तो पहले तो देखते हैं क्षार, इनको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, बेस यानी क्षारक पदार्थ। तो अम्ल की तरह ही ये भी होती है, इनकी परिभाषा होती है, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल यानी OH हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो एक बार फिर देखिए, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, या जलीय विलयन भी बोल सकते हैं, जलीय विलयन में अपघटित होकर और हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे देखिए NaOH, क्षार कार्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब अपघटित होगा तो सोडियम धनायन बनेगा और प्लस OH ऋणायन, ये हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको। उसी प्रकार से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका भी जब अपघटन होगा तो K पोटेशियम धनायन अलग बनेंगे और OH ऋणायन, तो ये हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। जबकि अम्ल का मैंने पहले बताया था, अम्ल जल में अपघटित होकर या जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो क्षार याद रखिए, जो अम्ल है वो तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो क्या है? OH हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। इस प्रकार इनकी पहचान है। और जो क्षारक पदार्थ हैं ये अम्लों से क्रिया करके, क्योंकि ये उदाहरण मैंने पहले बताया, अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और इसमें देखते हैं जो क्षारक पदार्थ हैं, तो ये भी दो प्रकार है। चाहे एक और देखना, इसमें क्षारक पदार्थों का जो pH होता है वह 7 से, भाई 7 तो क्या है? उदासीन है, उदासीन, लेकिन 7 से अधिक अर्थात 14 तक जो रहते हैं मान, वो क्षारक पदार्थों का मान रहता है। और जिनका pH 14 है वह है NaOH और KOH, ये प्रबल क्षार है। तो क्षार भी दो प्रकार के होते हैं हम लोग की तरह, तो ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षार दो प्रकार के होते हैं ये, एक होते हैं प्रबल क्षार, और दूसरे होते हैं दुर्बल क्षार। तो इसमें देखिए, जो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार है, इनकी मतलब जो क्षमता होती है उसके ऊपर ये बनाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें प्रबल क्षार में दो हैं प्रमुख रूप से, NaOH और KOH। ये क्या है? प्रबल क्षार है, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है ये। और दुर्बल जो क्षार है वो है NH4OH। ये तो आपको यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है AmGOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि और भी है, जैसे कि CaOH2A, ये इधर भी बन जाता है BaOH2 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी है। लेकिन ज्यादातर इसी रूप में ये दो ही माने जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम इसी प्रकार के पूछे जाते हैं ये। तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्षारकों का आखिर में क्या उपयोग होता है। तो क्षारकों का उपयोग बहुत सी क्रियाओं में होता है, बहुत से रासायनिक पदार्थ
बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्षार, प्रमुख क्षार एवं उनके उपयोग। प्रमुख क्षार एवं उनके उपयोग। तो पहले ये मतलब पहला नंबर का है NaOH, नंबर 1 NaOH। तो ये काम आता है ये साबुन बनाने में, साबुन। इसके अलावा साबुन और वहां वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का सोडा, सोडा आदि में काम आता है। कौन? कास्टिक सोडा। और ये जो प्रयोगशाला में जो क्रियाएं होती है उनमें तो आता है, लेकिन ज्यादातर इनका औद्योगिक जो उपयोग है वो साबुन में, वॉशिंग पाउडर में और कपड़े धोने का सोडा बनाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है KOH। KOH, KOH में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग, हालांकि साबुन होता है मृदु साबुन, जो सॉफ्ट साबुन होते हैं ना, तो उनके बनाने में इनका प्रयोग होता है। और दूसरा क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्योंकि KOH है ना, तो KOH से क्रिया करने के बाद जो है ना KNO3 बनता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम जो नाइट्रेट है एक प्रकार का क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। जैसे क्रिया करवा के देख लेते हैं हम। जैसे मान लो KOH प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्रिया होगी देखना, तो K क्रिया करेगा किससे? NO3 से। तो KNO3 प्लस क्या शेष रहा? Na और OH, तो यहाँ बन जाएगा NaOH, यानी कास्टिक सोडा। तो ये जो पदार्थ बना है पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका बनाने में इसका प्रयोग होता है ये। उसके बाद है दोनों प्रवसार्थ है। अब जुर्मल में देखें तो CaOH2 ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका उपयोग होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। और अम्लता, मृदा की अम्लता। मृदा आपने देखो कई जो है ना किसान, तो उसमें जब फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है तो मतलब जो कृषि विभाग होता है बोलता है जैसे मृदा की अम्लता बढ़ गई है। तो उसमें फिर क्या है, या तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है कम मात्रा में, या फिर जो है जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम जो होता है ना वो डाला जाता है, जिससे क्या हो जाती है? मृदा की जो अम्लता वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। नंबर 4। अब चौथा जो उपयोग है वो है जैसे कि CaO यानी कैल्शियम। तो इसका तो नहीं लेते हम, क्योंकि जो कैल्शियम ये था ना, ये तो बुझा हुआ चूना था, और ये क्या है? बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें प्रवसार के रूप में पहले लेते हैं MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये ज़्यादातर मेडिसिन बनाने के रूप में होता है, यानी एंटी एसिड के रूप में काम आता है। एंटी एसिड के रूप में काम आता है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ वो एक सिरप देता है जिसका नाम, जैसे नाम डाइजिन होता है या एंटाचिड भी बोलते हैं या डाइजिन होता है। उसमें डाइजिन में क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये पेट की जो अम्लता है उसको दूर करता है, क्योंकि क्षार है ना, तो अम्लीय पदार्थ से क्रिया करेगा तो जैसे जो गैस बन रही है वह बाहर निकलेगी, या तो डकार के रूप में या बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो एंटी एसिड के रूप में काम आता है। दूसरा, चीनी उद्योग में काम आता है। चीनी उद्योग में भी काम आता है। और जो छोटा है वो कैल्शियम के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है ये भी क्या होता है, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका भी। मुख्यतः विरंजक चूर्ण बनाने में। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमुख जो पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ, इनके उपयोग है। होने में तो बहुत सारे क्षारीय पदार्थ, लेकिन ज्यादातर इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ये जो आगे के देख रहे हो ना 1 2 3, उन्हीं का उपयोग है। और होने में तो फिर क्या, जैसे मतलब 50 भी हो सकते कितने भी है, लेकिन प्रबल क्षार अभी तक 2 ही हैं, मतलब जो ज्यादातर काम आते हैं, जो प्रचलन में। होने में तो और भी प्रबल क्षार, लेकिन उसी प्रकार से दुर्बल क्षार है, वो भी कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रचलन में जैसे ज्यादातर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रकार से इसका उपयोग। और कल हम स्टडी करेंगे जो है लवण, क्षार जो है ना, लवण। लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से। क्योंकि मैंने पहले बताया था ना, उदासीनीकरण भी क्रिया होती है। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। तो कल स्टडी करेंगे लवण की। तो बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आलतू फालतू की चीज़ें मैं पढ़ा भी नहीं रहा, जिसमें जो आ सकती है वो अच्छे से, मतलब जैसे तैयारी हो रही है आपकी उसी प्रकार। और ये अच्छा है कि कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चाहे वो रीट वाले होंगे या वीडियो वाले। ग्राम सेवक में आती है वीडियो में, और पटवारी में तो इनका ये टाइप का सिलेबस नहीं है, उसमें कृषि विज्ञान संबंधित है। तो मैंने सिलेबस भी देखा है, तो उसमें उससे संबंधित है, मतलब जनरल साइंस आती है ना, उससे संबंधित है। तो जो भी स्टडी कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे व्यूज आते रहे तो फिर मैं आगे भी मतलब बढ़ता रहूँगा इसको। अब वो बात अलग है, कोई जैसे 10-12 व्यूज आ जाए उसको कोई देखे नहीं, तो ऐसे फिर पढ़ाने में तो मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ मतलब रोजाना, लेकिन बीच बीच में जैसे है ना, हालांकि उनके भी वैकेंसी नहीं आ रही। मैंने पहले बताया था, ये चैनल स्टार्ट किया था पीटीआई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, लेकिन जब देखा ना कुछ स्टूडेंट तो थे उसमें, ऐसा नहीं कि किसी ने 20-25 थे जो रोजाना स्टडी कर रहे थे, उनके चक्कर में मैंने पूरा का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब पूरी पूरी पढ़ाई। लेकिन बाद में देखा कि जैसे उनकी संख्या से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वॉच टाइम भी होना चाहिए ज़्यादा। तो फिर इसलिए फिर कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा सर रीड का पढ़ा, क्योंकि मैं पहले कंपटीशन क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर आप मतलब समझाओगे अच्छा तो समझ आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने ये रीड वालों के लिए स्टार्ट किया था। उनको पसंद आया तो फिर ये संख्या बढ़ी। तो वो वाली जो अभी थी ना प्री रीड थी, एक तरह से जो पास मतलब अनिवार्यता होती पास होने के लिए, तो उनको मतलब काफ़ी परसेंट बैठे उसमें से। और बाद में फिर उन्होंने कहा कि सर इसको वापस रिपीट कर देना। तो इसी टॉपिक, और फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसकी ग्राम सेवक की वीडियो की भी कर रहे हैं तैयारी। तो जो भी हो, आप चाहे अलग अलग ही हो गए, और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर मैं इसको आगे अच्छे से अच्छे करके, और पहले मैं कंप्लीट छांट लेता हूँ कि कौन से एग्जाम में आया था ये, और या उससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब बताने में तो बहुत सारे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ बताना ये मेन आवश्यक है। तो बिल्कुल अगर आपके थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मत करो शेयर। सब्सक्राइबर करें, कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो सब्सक्राइबर करें। नहीं तो जबकि सब्सक्राइबर कराने में हमारे जो कई स्टूडेंट है, ये लग रहे हैं कम से कम 20 या 30 सब्सक्राइबर रोजाना बढ़ रहे हैं। अब वो कौन है, अच्छा इसमें कई बार मैंने 1-2 बार देखा कुछ स्टूडेंट प्रयास करते हैं बढ़ाने का, जैसे सब्सक्राइबर का,
लेकिन कुछ जो मनोवर्ती प्रवृत्ति के रहते हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, वो बहुत सी बार क्या करते हैं, सब्सक्राइबर तो कर दिया लेकिन वापस फिर क्या कर देते हैं, अनसब्सक्राइबर कर देते हैं। तो उससे कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लगातार सब्सक्राइबर कर रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, 2-4 के करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो इसमें ये चैनल है जो स्टूडेंट के लिए निस्वार्थ भाव से स्टार्ट किया था, तो ये चलता रहेगा। तो बहुत से रहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित या नेगेटिव एनर्जी वाले, तो उनका कुछ नहीं कह सकता, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे, और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्टडी कर रहे हो, बाकी कल स्टडी करेंगे।